हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में वेक्टर का लेक्चर 2 जब हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें बहुत छोटा छोटा डिस्कशन हमने देखा था कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड फार्मूला हमने आपको सिखाया था। फिर हमने कोऑर्डिनेट राइटिंग सिखाया था कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। फिर हमने सिखाया था किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। पिछले क्लास का लेक्चर आपने पढ़ा होगा कि ये सारी बातें दिमाग में आ रहा होगा। फिर हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हालांकि डायरेक्शन कोसाइन को आज के क्लास में हम फिर से रिवाइज करेंगे। जिस स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हुआ होगा फिर से उन बातों को आप रिपीट कर सकते हैं। बट आज के क्लास में मेरा मेन फोकस है यूनिट वेक्टर पर। तो यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो यूनिट वेक्टर का जो फर्स्ट लाइन डेफिनेशन है, जैसा कि हमने लिखा है, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। हमने पिछले क्लास में भी कहीं समझाया होगा। लाइक वेक्टर ए दिया हुआ है 1/√2i + 1/√2j। वेक्टर ए इक्वल टू 1/√2i + 1/√2j अगर आप देख रहे हैं तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, अलग अलग वेक्टर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेंज करेंगे वेक्टर का वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन जो दिया हुआ वेक्टर है उसमें हम ये देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड के लिए इस तरीके से हम एरो रहते हुए मॉड लगाते हैं। ये मैग्नीट्यूड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने आपको समझाया था कि i के जो बगल में है उसका स्क्वायर, मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर। फिर हमने कहा था j के जो बगल में है उसका स्क्वायर, मतलब y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये 1/√2 का स्क्वायर + 1/√2 का स्क्वायर √2/2 1 आ गया। अब यहाँ से देखें सेकेंड लाइन, सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर इज कैप। हमने समझाया था कि किसी का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कैप लिखते हैं, बट सावधान रहना है, हम कैप तभी लिखेंगे किसी वेक्टर के लिए जब मुझे पता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। लाइक i j k, ये ऑलवेज यूनिट वेक्टर ही होता है, इसलिए i j k पर ऑलवेज हम लोग कैप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसका नाम हमने दिया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये नाम हमने क्यों दिया था? क्योंकि ऑर्थोगोनल का मतलब हमने समझाया था 90 डिग्री पर, तीनों एक्सिस एक दूसरे तीसरे पर 90 डिग्री पर होता है। और यूनिट का मतलब 1, इसका मतलब i j और k तीनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 होता है। फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर्स, किसी भी यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है उस पर कैप लगा दीजिए तो ए कैप हो गया। और ए कैप जब आपने लिखा तो इसका फार्मूला है, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है और वेक्टर ऊपर लिखना है। मैंने क्या कहा? मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है और वेक्टर ऊपर लिखना है। ऊपर वेक्टर हमने लिखा, नीचे मैग्नीट्यूड लिखा। वेक्टर यहाँ पर ऊपर है और मैग्नीट्यूड नीचे है। कैपिटल ए है तब वेक्टर अगर बदल देंगे, बी लिखेंगे तो बी के साथ वही करेंगे जैसे यहाँ स्मॉल लेटर ए है। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो इन बातों से भी इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इन बातों से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये वेक्टर ए दिया हुआ है और इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करके देख लीजिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से यही वेक्टर फिर से मिलेगा। फिर हमने लास्ट में क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यह किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए कि मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 ही होना है। तो यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 1 होना है, 1 से अदर देन होना ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कितने बार भी यूनिट वेक्टर बदल लीजिए मैग्नीट्यूड 1 ही रहना है। तो इंपॉर्टेंस है क्या? फिर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। और आगे हम बताएंगे कि इस यूनिट वेक्टर का हमारे डायरेक्शन कोसाइन से और डायरेक्शन बताने से क्या रिलेशन है। अब इस पर बेस्ड 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। लाइक एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 1 को आप केयरफुली देख रहे होंगे। फॉर गिवन वेक्टर p इक्वल टू i प्लस जे माइनस के, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग p। कोई वेक्टर p दिया हुआ है i j माइनस के, i के बगल में कुछ नहीं है तो हम 1 समझेंगे, j के बगल में कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 समझेंगे इसको, k के बगल में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 समझेंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग p। अगर p के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहला काम हमारा क्या होगा कि p का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और p का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ गया। जब आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया तो यूनिट वेक्टर p जब लिखेंगे तो वेक्टर p डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू i प्लस j माइनस के डिवाइडेड बाय रूट 3। अब यहाँ पर आप देखें मैंने क्या किया, जैसे मैंने पीछे समझाया था कि जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे, ऊपर हमने रख दिया और उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ये जो वैल्यू आया हमारा वही आंसर हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और सीखते हैं। एग्जाम्पल 2, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2/5i प्लस 3/5j प्लस लैम्डा के, ऐसा दिया हुआ है। एक वेक्टर है, i का x कंपोनेंट आपको पता है, ये आपका वेक्टर का y कंपोनेंट पता है, बट z कंपोनेंट लैम्डा है ये हमें पता नहीं है। लैम्डा सारे लोग समझते होंगे, लैम्डा सिंबल के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था अप्लाइड मैथमेटिक्स लेक्चर 1 में। अब यहाँ पर लिखा है फॉर वेक्टर a बिकम अ यूनिट वेक्टर, लैम्डा का वैल्यू कब निकालना है, जब वेक्टर a हमारा यूनिट वेक्टर बन रहा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। अब जरा सोचिए कि वेक्टर a आपको दे दिया यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है, बट पहले मैग्नीट्यूड फार्मूला लिखते हैं। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फार्मूला यूज करेंगे तो i के बगल में 2/5 है तो इसका स्क्वायर, 3/5 है तो इसका स्क्वायर, लैम्डा है तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड चूंकि 1 है तो हमने 1 रख दिया, ये 4/25 प्लस 9/25 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन आप करेंगे तो 13/25 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 13/25 इक्वल टू 12/25। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, तो लैम्डा इक्वल टू 2/5 रूट 3 ये आ गया। ये हमारा आंसर हो गया यूनिट वेक्टर a का। तो आपने दोनों सवाल में देखा कि हमारा एक ही मकसद था, इसमें यूनिट वेक्टर निकालना था, इसमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हमने इस्तेमाल कर लिया और लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया था, लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल 3 हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू सभी में दिया हुआ था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 के केस में दिया हुआ था। मान लो कि कोई ऐसा वेक्टर दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं है ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा है वेक्टर p इक्वल टू ai प्लस bj प्लस c के। अब सोचिए a b c जो लिखा है, a b c के बदले कुछ भी आप रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 9 8 12 कुछ भी आप रख सकते हैं। यू आर फ्री टू पुट अप एनी वैल्यू in place of a, b and c. Find यूनिट वेक्टर p। यूनिट वेक्टर p हमें कैलकुलेट करना है। तो मॉड ऑफ p, मैग्नीट्यूड ऑफ p, मॉड ऑफ p आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बट यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपने क्या आपको समझाया था, वेक्टर को ऊपर में लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू को। अब यहाँ पर अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आई प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। आप केयरफुली देखेंगे तो ये आपका a क्या था, x कंपोनेंट, ये क्या था, y कंपोनेंट, ये क्या था, z कंपोनेंट। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने में ये x कंपोनेंट आ रहा है तो ये मैग्नीट्यूड है, ये y कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड है, ये z कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड है। याद कीजिए प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था
कि यहाँ से ये वैल्यू लिख रहे हैं a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। इसको हमने cos अल्फा लिखा था। यहाँ पर अल्फा हमने क्या आपको समझाया था, एंगल विथ एक्स एक्सिस, याद है आपको? अल्फा किसके बीच एंगल हमने बताया था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा था। तो cos अल्फा x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक उसी तरीके से अल्फा अगर x एक्सिस के साथ एंगल था तो y एक्सिस के साथ हमने बीटा ले लिया। अब जैसे देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर दिखलाया गया है, इस डायग्राम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि x ऐसे है, y ऐसे है और z आपका ऐसे है। आप केयरफुली देखें, z ऐसे है और ये जो पेन है हमारा, इस पेन के लॉन्ग वेक्टर p है। तो ये जो हमारा वेक्टर, मेरे हाथ में ये वेक्टर जो आप देख रहे हैं ना, ये वेक्टर आप देखेंगे तो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। यहाँ से ये एंगल अल्फा हवा में है, जिसको हमने बोर्ड पर अल्फा दिखलाया है। और यहाँ से देखिए तो y एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, जिसको हमने बीटा लिखा है। रियल में बीटा बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बट ये हवा में है। उसी तरीके से गामा ये होगा, लेकिन बोर्ड पर जब गामा दिखला रहे होंगे तो लग रहा होगा बहुत बड़ा गामा हमने दिखला दिया। इसको 3 डायमेंशन डायग्राम बोलते हैं और 3 डायमेंशन डायग्राम में इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड की बातें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर जेड को हमेशा आपको इमेजिन करके सोचना है कि जेड ऐसे है और जब तीनों के साथ एंगल बन रहा है तो ऐसे दिखलाएंगे। अगर गामा जीरो रहता तब ये पूरा चला जाएगा इस एक्सिस पर, और गामा 90 डिग्री रहेगा तब ये पूरा इसी पर रहेगा, एक्स वाई प्लेन पर। मैंने पिछले दिन बताया था कि एक्स वाई प्लेन पर जेड का वैल्यू 0 होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा का हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है। बट अब इसके बाद आप देखें कि cos अल्फा का जैसे वैल्यू x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है, उसी तरीके से ये क्या है, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा cos बीटा। और ये क्या है, z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हम लिख सकते हैं p कैप इक्वल टू cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। जो स्टूडेंट पिछले क्लास को रिपीट नहीं किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, ये राइटिंग मेरा समझ में नहीं आ रहा होगा। p कैप इक्वल टू cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा को हमने डायरेक्शन कोसाइन का नाम बताया था और प्रूफ भी किया था। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन है। क्यों इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन है? इसलिए कि x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बता रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बता रहा है और z एक्सिस के साथ